हमने ये फैसला किया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ इस जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर टेररिज्म का और मुतल्लिका कवानीन का पर्चा होगा। फवाद चौधरी साहब जो है वो मुकदमा दर्ज करवाएं। मेरा उनसे ये भी मुतालबा है कि मुद्दई खुद बने। वो धरना उनका ऐसा नहीं था जिसमें जाने नहीं गई, निहत्थे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। तहरीके लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मैं नहीं जाता, मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, मैं कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मगर कोई ना कोई तो होगा इंशाअल्लाह, बाद में पता लग जाए। आपने इसी तरह रवैया रखा तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। साफ चाहिए, नहीं तो इसके बाद हम अपने आइंदा कला अमल इंशाल्लाह जल्द। ये सिलेक्शन का अमल जब तक जारी रहेगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मोहम्मद मालिक। बहुत कुछ हो रहा है इस मुल्क में इस वक्त। पहले तो पॉलिटिकल देख लें। आज जहांगीर तरीन साहब अपनी पेशी पे गए तो वहाँ पे बड़ी सख्त बातें हुई। उन्होंने भी खुल के बातें की। उनके जो साथ हवारी थे राजा रियाज, उन लोगों ने कहा कि जी हम तो आप बस रियासत मदीना में आखिरी बार इंसाफ मांग रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर को तो उन्होंने तो बल्कि जा वो क्या कहते हैं वार्निंग दे दी कि अगर अब भी बात ना हुई तो फिर अपना लाहे अमल हम आगे तय करेंगे। TLP का बैन अभी भी चल रहा है, अभी भी उनकी लीडरशिप अंदर हुई हुई है, सारे इश्यूज़ बन रहे हैं। ये भी एक मामूली बात नहीं है, पार्लियामान के अंदर भी इस पर बहस शुरू हो गई है। बड़े सवाल उठ रहे हैं कि कल तक इसी मुल्क में यहीं के इंटीरियर मिनिस्टर जो थे शेख रशीद, वो इन्हीं की बात करते थे, फिर इन्हीं के साथ मुज़ाकरात होते हैं, फिर आज वही पार्टीज़ जो सी हैं सबसे बुरी हो जाती हैं। क्यों इस मुल्क में मज़हब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? अगर पॉलिटिशियंस के हम देखें वो भी मज़हब को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो इस तरह के जत्थे हैं वो भी मज़हब को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कीमत आम इंसान दे रहा है। इसके क्या रिप्रिकॉशंस होंगे, क्या होंगे? बहुत से सवालात हैं, क्योंकि लग ये रहा है कि जैसे एक अनफोल्डिंग ऑफ सिस्टम हो रहा है, चाहे सियासी तौर पे देखें, चाहे मजहबी तौर पे देखें, और उसकी जो आम आदमी है वो उसकी कीमत भर रहा है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। हम इंटीरियर मिनिस्टर हमारे साथ हैं शेख रशीद अहमद। जी शेख साहब, बड़ा बिजी रोस्टर चल रहा है। TLP का आपका बैन हो गया, दूसरे झगड़े अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन पहले ये बताएं, पहले ज़रा थोड़ी सी सियासत पहले कर लें। एक तो ये अलायंस में आपकी जो पार्टी का अलायंस है PTI के साथ, उधर अपने बड़े तरीन साहब के झगड़े बढ़ गए हैं, चीज़ें आगे चली गई। आप हमेशा ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर आप रखते हैं, आप कहते हैं ज़रा इफ़ाम तफ़हीम हो। आज कोर्ट के बाद बड़ी सख्त बातें हुई। राजा रियाज साहब की ज़रा सुन लें बात, फिर मैं आपके पास उसका सवाल करता हूँ। रियासत मदीना है, उस रियासत मदीना में तरीक़े इंसाफ के 40 के करीब मेंबरान ये मुतालबा कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि खान साहब हमें इंसाफ चाहिए। रियासत मदीना में आप इस कुंबे के सरबराह हैं, आप तरीक़े इंसाफ के कप्तान हैं, और अगर आप कप्तान होके अपने कुंबे को, अपने लोगों को इंसाफ के लिए मिल नहीं रहे, जो कि ज्यादती हो रही है, हम सब समझ रहे हैं जहांगीर खान तरीन से, तो इसके लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस बात को और मजीद आगे ना बढ़ाएं। अगर इसी तरह रवैया रखा गया, कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके ये आपको आज आखिरी दफ़ा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो इसके बाद हम अपने आइंदा कला अमल इंशाल्लाह जल्द। शेख साहब, आपको इसलिए सुनाया क्योंकि आपसे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, राय लेते हैं, सियासी आप भी देते हैं। ये कोई बहुत बड़ा ख़तरा तो नहीं बन रहा PTI की हुकूमत के लिए, ख़ास तौर पे पंजाब में राजा रियाज जैसा बंदा भी बात कर रहा है, फिर तरीन साहब ने भी कहा कि जी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे बैठे हुए लोग हैं, साजिश कर रहे हैं, दोपहर को खाना खिलाया, शायद इतला है कि शायद 21 की अफ्तारी भी है। क्या कहते हैं इस पर? सर जी, मैंने तो कल परसों मुलाकात में कहा, राजा रियाज साहब ने तो काफ़ी हार्ड स्टैंड लिया है। मेरा ख्याल है मामलात इतने आगे नहीं जाएंगे। जो मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से बातचीत हुई है कल, मैं तो देख रहा हूँ कि कानून, वो ख़ुद कह रहे हैं कि हमें आइन और कानून के तहत जो है हमारा केस देखा जाए। सो आइन और कानून के तहत देखा जाना चाहिए। मैं बार बार वजाहत नहीं देना चाहता मालिक साहब रोज़े से, क्योंकि इसको मेरे एक और साथी देख रहे हैं। बेहतर है आप उनसे प्रोग्राम पूछें, क्योंकि मुझे इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से जब ये बात की कि
बातचीत के दरवाजे जो हैं वो खुले होने चाहिए सबके साथ जी। मैं तो कहता हूँ पीपल्स पार्टी भी, नून भी, सबके साथ होने चाहिए। ये तो उनके पुराने दोस्त हैं अपने। सो मैं पुरुमीद हूँ कि केस भी चलेंगे, केस में रायत भी नहीं होगी, लेकिन मामलात भी ठीक रहेंगे। इस हद तक नहीं जाएंगे जिस हद तक आपने मैसेज मुझे सुनाया, इंशाल्लाह। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है और जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी शायद शहबाज शरीफ और उनके साथ भी ग्रुपिंग हो जाए, क्या पॉलिटिकली केसेस अपनी जगह बिल्कुल हैं और चलने चाहिए, किसी का भी लिहाज नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आपके ख्याल में इसमें पोटेंशियल है कि ये चीज़ उस तरह बिगड़ सके या उस तरफ चली जाए? ये सीरियस प्रॉब्लम्स तो हो सकती है। मैं नहीं देख रहा। मैं इमरान खान को 5 साल पूरे करते देख रहा हूँ अपनी सियासी सोच के मुताबिक, और उसकी खुश नसीबी है, उसके मुकद्दर है, और वो मुकद्दर का सिकंदर है कि उसको ऐसी अपोजिशन मिली। जहांगीर इनके घर का मसला है, केस चलने चाहिए। अगर केस देखें, केस एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़ाती लड़ाई झगड़ा तो किसी से ना होना चाहिए सियासत में। सो मैं नहीं देख रहा कि इमरान खान कहीं जा रहा है या इमरान खान के लिए कोई सीरियस इशू बनने जा रहे हैं। बल्कि आज मैं हफ्ते के रोज़े में आपको अपनी सोच शेयर करना चाहता हूं कि शायद इमरान खान के लिए अपोजिशन की तलखियां कम होने जा रही हैं और अपोजिशन से लड़ाई और जोड़ो कराटे और बैंकाक के शोले कम होने जा रहे हैं। और जहांगीर तरीन की में जो लोग हैं वे पार्टी के लोग हैं और वो यकीनन उस हद तक नहीं जाएंगे, क्योंकि शहजाद अकबर इस केस को देख रहे हैं। तो बेहतर ये होता कि वो गाहे बगाहे सूरत हाल से आगाह करते रहते हैं। अगर आप उनसे सवाल करें, मैंने आपको रोज़े में बताया मुझे कुछ नहीं पता, ना मैं एहतसाब को देख रहा हूँ ना मुझे पता है। अच्छा ये बताएं, ये जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि तलखियाँ कम होती जा रही हैं, क्या ये उन कमियों का सिलसिला है कि पहले हमज़ा की बेल हो गई, फिर शहबाज शरीफ साहब की बेल का फैसला हो गया, फिर अब बिहाइंड द सीन्स हम सुन रहे हैं कि लाहौर जहांगीर तरीन की होगी, फिर आप ये भी कहेंगे कि जहांगीर तरीन की होगी। फिर देखिए सुन रहे हैं कि लाहौर के एक बिजनेसमैन है, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कोई जिसको आप कहते हैं मुक्तदर हल्के कि कोई मरियम की भी बातचीत हो जाए, जाने दिया जाए। तो क्या ये इस तरह तलखियाँ कम हो रही हैं? सारा प्रेशर नीचे आ रहा है, टेम्परेचर। देखें, नवाज शरीफ की सियासी सोच तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इमरान खान की सियासी सोच मुझे पता है कि वो नहीं जाने देंगे। और ये कोई माने या ना माने, ये बात जो है इसमें वज़न है कि कुछ लोग चाहते हैं। मरियम नवाज शरीफ तो कहती हैं कि मुझे बोर्डिंग कार्ड भी भेजो तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे टिकट भी दो तो मैं नहीं जाऊंगी। हमें उसी पे इक्तफा करना चाहिए, क्योंकि हमें किसी ने अप्लाई नहीं किया, उनका नाम ECL में है। लेकिन जो लोग हैं उनके लिए मैंने ख़ुद वैसे ही थोड़ा सा टेस्टर लगा के देखना चाहा था हुकूमत को, कोई गुंजाइश नहीं है उनको बाहर भेजने की। वैसे आपकी सियासी राय शेख साहब क्या कहती है? अगर शहबाज शरीफ यहाँ पे हो, हमज़ा यहाँ पे हो, मरियम बाहर चली जाएं, जैसे भी चली जाएं, हो सकता है गिरफ्तार हों फिर बेले हो जाएं, क्या माहौल में बेहतरी नहीं आ जाएगी? सियासी टेम्परेचर नीचे नहीं आ जाएगा? क्या आपके ख्याल में अगर मरियम बाहर हो और मियाँ साहब बाहर हो तो मैं आपको इशारों के नातों में ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान के लिए अच्छा वक्त है और अपोजिशन में कमज़ोरी आएगी। अपोजिशन देखें ना कहाँ से शुरू हुए हैं, 6-7 महीने से इतने जलसे किए हैं, इतने जुलूस किए हैं, इलेक्शन लड़े हैं, फिर क्या हुआ है जी? अब आपस में कहते हैं कि सिर्फ 2 पार्टियां निकली हैं, बाकी पार्टियों के तो मैं नाम ही नहीं जानता। मालिक साहब 10 पार्टियों के नाम आप पूरे कर दें। पार्टियां यही 3 हैं, नून है, पीपल्स पार्टी है, ANP है और मौलाना फजलुर रहमान है। 2 उस तरफ हैं, 2 इस तरफ हैं। 4 पार्टियों का इत्तेहाद है, 5वीं किसी पार्टी को मैं तो नाम होगा, नाम होने से कुछ नहीं होता। 4 पार्टियों में 2 उस तरफ हैं और 2 इस तरफ हैं। ईद के बाद भी आप देख लें, इनको वो रिस्पांस नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताएं, मौलाना साहब का क्या बनेगा? पीपल्स पार्टी तो बड़ी खुश है, बल्कि इस साल तो जरदारी साहब की सारी मिलों की क्रशिंग भी हुई, वो भी खुश हैं। अनवर मजीद साहब भी बाहर हैं, जरदारी साहब भी ठीक हैं, मियाँ साहब के ख़ानदान पे भी शहबाज वगैरह बाहर आ रहे हैं सारे लोग। मौलाना साहब का क्या बनेगा? क्योंकि सुना है कि मौलाना साहब भाग दौड़ तो काफ़ी कर रहे हैं, साहब मेरे मसले ठीक हो जाए। गलत खेल इस दफ़ा
इस दफ़ा गलत खेल गए। मैंने तो उनसे कहा था कि सबसे ज़्यादा, और मैं सियासी तौर पर नुकसान भी फजलुर रहमान का देख रहा हूँ। बाकी तो मीडिया सारे खेल रहे हैं, और फजलुर रहमान जो हैं वो उनकी जो उन्होंने एक भरम कायम कर दिया था, एक शमशमा लगा दिया था, और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोकून जो होता है ना, सिल्क कोकून की शेप में उन्होंने, अब रेशम उसे कहते हैं उर्दू में, उसमें सब कुछ ये ज़ाहिर कर दिया था कि भी सारा जो है धागे की जो है कोकून के रेशम की धागे की जो नुकर है वो मेरे पास है। बट इन दी एंड ये ऐसा नहीं होने जा रहा, और मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी काफ़ी दूर हो गई है। मौलाना साहब जो रिलीज की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मिला क्या? पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगी इनको? मेरा नहीं ख्याल, शायद सबको मिल जाए। फजलुर रहमान साहब के हालात जो हैं, मैं नहीं देख रहा कि उनमें कोई जान है, क्योंकि वो काफ़ी दूर चले गए थे, और इतने दूर चले गए कि वापस आते आते जो है ना ये 2 साल पूरे हो जाएंगे, इलेक्शन जो रहता है इलेक्शन को। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ तो बताएं, ये जब अपोजिशन की बात हो रही है तो पहले शायद खाकान अब्बासी साहब को एक मॉडरेट समझा जाता था, लेकिन जो और कहा यह जा रहा था कि ये अगर अल्टरनेटिव कोई क़यादत निकली शरीफ ख़ानदान के अलावा तो शायद ये तमाम इदारे इत्तेफाक कर लें शायद खाकान के ऊपर। लेकिन उनका जो रवैया, बड़ा सख्त रवैया आया पीपल्स पार्टी के साथ, उस पर कुछ सवाल और उठ रहे हैं। क्या दोबारा जो है मरियम नवाज़ वाली थिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, या जो मॉडरेट थे शायद खाकान जैसे, वो भी अब मजबूर हो गए हैं मरियम नवाज़ की हार्ड लाइन लेने पे? देखें, अब्बासी को ये पता है कि वो नवाज शरीफ और डिसक्वालीफाई हैं दोनों, और मरियम। शहबाज ने सियासत क्या करनी है बाहर आने के बाद, वो शहबाज शरीफ अभी क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्योंकि हमज़ा की सियासत तो खामोश सियासत है। जब उसका बाप अगर निकलता है, अगर का लफ्ज़ मैं 2 दफ़ा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने किसी से सुना कि एक जज ने दस्तखत नहीं किए, और अगर वो जज दस्तखत कर देता है तो फिर इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ की कमान होगी पार्टी के अंदर। फिर ये पार्टी जो है इसमें एक डिफरेंट एंगल और डिफरेंट सोच होगी, और वो जो जोड़ो कराटे वाली सियासत है वो नहीं होगी, और इलेक्शन तक मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा, और जमहूरी प्रोसेस जो है वो प्रोलॉन्ग करेगा। एक सवाल बीच में रह गया, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कि अगर मरियम बाहर चली जाती हैं और लंदन में होती हैं तो क्या वो बेहतर नहीं होगा, या टेम्परेचर नीचे आएगा, या आपके ख्याल में सूरत हाल ज़्यादा कशीदा होगी या ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा? मैंने आपको स्टेट वे उसका जवाब दे दिया जो नहीं देना चाहिए था। बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मैंने इमरान खान साहब से ये पूछा कि अगर हालात इस जगह पे जाते हैं कि वो बाहर जाना चाहे, तो उन्होंने कहा नो वे एट ऑल। अंग्रेज़ी भी मैंने आपके इंटरव्यू में बोल दी। वो तो इमरान खान कह रहे हैं, मैं आपकी पॉलिटिकल राय पूछ रहा हूँ, आपके ख्याल में? नहीं, मेरी राय कोई राय नहीं, मेरी राय इमरान खान की राय के साथ है। जब उसने कह दिया नो वे एट ऑल तो नो वे एट ऑल। अच्छा ये बताएं, आप हमेशा से बड़े दबंग थे। TLP के ऊपर बड़ी सोशल मीडिया पे ही बहस चल रही है, आपके ऊपर ही बहस चल रही है, आपके पुराने बयान भी चलते जा रहे हैं। वो भी मैं आपसे सुनाता हूँ कि पहले व्यू पॉइंट क्या था, अब व्यू पॉइंट क्या है, और अब आगे बात कहाँ जाएगी। लेकिन पहले ये सुन लें, 2-3 बयान सुन लें। हम मर मिटेंगे। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूँ, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे। सारे मुल्क में आग लगा दूंगा, इस असेंबली को आग लगा दूंगा, इस मुल्क को आग लगा दूंगा। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। कल हम इस TLP को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। कार्रवाई होगी, कोई रियायत नहीं होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी। फैसले अदालतों पे होंगे, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। जी शेख साहब, ऑपोजिशन में आप थे, आपका ये व्यू पॉइंट था। मालिक साहब, आपने बहुत अहम क्लिप सुनाई है, अब मुझे 2-4 मिनट इसके जवाब का देंगे, वरना बड़ा गलत असर चला जाए। नहीं दोस्तों, नंबर 1, ये पार्टी
कल बनी है 2017 में। ये मेरी तकरीरें जो हैं ख़त्म नबूवत की जेलें मैंने बहुत पहले काटी हैं, और लब्बैक या रसूल अल्लाह मेरा और नामूस रसालत मेरा हुसैन यानी जवानी के वक्त नारा था। ये शेखुल कुरान की ज़िंदगी में जब ऐन और गैन का एक हो गए थे ख़त्म नबूवत पर, ये तो कल की बात है। मैं आज तक कभी खादम हुसैन रिजवी मरहूम को नहीं मिला, कभी साथ को नहीं मिला, इस सारे मज़ाकरात में भी नहीं मिला। नूरुल कादरी साहब के मैं साथ जाता ज़रूर था, लेकिन मैं अपने कमरे में था। और मैंने कभी ये कहना कि ये कॉल मैंने नवाज शरीफ के दौर में दी, जब नवाज शरीफ अमेंडमेंट ला रहे थे और फजलुर रहमान ने वोट दे दिया। देखें, बाज़ मेरी तकरीरें ऐसी निकाली गई हैं और मेरे दोस्तों ने निकाली हैं कि उस वक्त मैं कॉलेज में था, उस वक्त मैं कॉलेज की सियासत में ये बातें कह रहा था। ये तो 3 साल की बात है। मैं सारी कौम के सामने आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ, मैं कभी धरने में नहीं गया, कभी धरने के खादम रिजवी साहब मरहूम को या साद या उसके भाई को किसी लोगों को नहीं मिला। एज ए इंटीरियर मिनिस्टर 5 दफ़ा 6 दफ़ा जितनी दफ़ा 7-7 घंटे इनकी शोरा के साथ मैंने मीटिंग की है अपनी जगह पे, और वो जब नहीं माने, और मैं हर 2 सूरत में, कोई तसव्वुर कर सकता है इस मुल्क में 4 दफ़ा, ये 4थी दफ़ा आ रहे थे अब, बाबा मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ को ख़त्म नबूवत में या नामूस रसालत में इमरान खान ने ख़ुद तकरीर की यूनाइटेड नेशन में, किसी इस्लामी मुल्क ने की जो इमरान खान ने की, किसी इस्लामी मुल्क ने वो तकरीर की जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने की, और इस मुल्क का वज़ीर दाखिला जो ख़ुद ख़त्म नबूवत में सबसे ज़्यादा जेल काट चुका है, सबसे ज़्यादा जेल काट चुका है। और नामूस रियासत और लब्बैक या रसूल अल्लाह के लिए ये नारे जो हैं, ये तो कल की, ये तो ईदगाह शरीफ से भी लगते थे, जामिया रिजविया से भी लगते थे, शेखुल कुरान दारुल उलूम तालीमुल कुरान से भी लगते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नारा किसी के साथ आइडेंटिफाई है। हम आशिक़ रसूल हैं, नामूस की रिसालत के लिए तमाम ग्रुप्स यकजा हैं, लेकिन लोगों के लिए ऐसे हालात में जब पाकिस्तान जो है फैटफ में बहुत ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान की इकॉनमी एक बहुत खौफनाक मरहले में है, और हम दूसरे मुल्कों से सोशल मीडिया के ज़रिए जो चीज़ें जारी की गई, जिन चीज़ों का इजरा किया गया, वो टोटली मुख्तलिफ हैं उन चीज़ों से जिन चीज़ों की बातें की जा रही हैं। बाबा ऐसी 100 वजारतें मैं नामूस रसालत पर और लब्बैक या रसूल अल्लाह पे और ख़त्म नबूवत पे कुर्बान करता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि इस्लाम का किला पाकिस्तान को भी मैं उस जगह ले जाऊँ कि वापसी की गुंजाइश की। वो तो बिल्कुल, मैं इस मामले में तो बिल्कुल आज तक इस पार्टी, देखें TLP ने 1 मिनट, आज मैंने आपसे वादा लिया कि 5 मिनट आप मुझे देंगे, उसके बाद आप सवाल करेंगे। कोई इनका मंशूर है धरनों के अलावा, लॉलेसनेस के अलावा, इश्ताल अंगेजी के अलावा? हमने तो ख़त्म नबूवत में और नामूस रसालत में जब आ गई पुलिस फ्रंट आ गए तो हम नीचे सीढ़ियों से लाल हवेली से उतर के गाड़ी में बैठ जाते थे। कभी कोई फ़ोटो लग जाती थी, कभी नहीं लगती थी। उस वक्त मीडिया ही नहीं था। मालिक साहब, आपको पता है फ़ोटो लगवाने के लिए कितने जतन करने पड़ते थे। जेल में देखते थे यार कोई अंदर दे सफेज भी लगी है फ़ोटो के नहीं लगी। सियासतदान की ख्वाहिश होती है कि उसकी कंपनी की भी मशहूरी हो। हमने उन दौरों में नामूस रसालत के लिए और ख़त्म नबूवत के लिए जेल काटी है जब फ़ोटो भी नहीं लगा करती थी अंदर के सफ़े में, ऐसी छोटी सी सिंगल कॉलमी। अब तो इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया है जी। 192 नाके इन्होंने प्लान किया हुआ था सारा मुल्क सीज करने के लिए। मोटरवे को कैसे करना है, किसने करना है, GT रोड को किसने करना है, कैसे करना है, मरी की ट्रैफिक कैसे जाम करनी है, किस तरह। सर ये सारे दे वर ऑल वेल प्लान। और हमने जब इस नतीजे पे पहुंच गए कि हमारी कोई बात नहीं मानते, देन वी हैव नो ऑप्शन। और ये सारी जितनी तहरीकें, 3 चौथा समझ लें सर पे था इनका, सवाए जाने देने के, जी सवाए जाने कुर्बान होने के, सवाए पुलिस ने जो जिसने अजीम किरदार इस दफ़ा भी अदा किया है, 4 आदमी शहीद हो गए, 580 पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, 30 गाड़ियों को आग लगी है। ऐसे आलम में क्या मुल्क को इश्ताल अंगेज़ों और दहशत गर्दों और इन लोगों के हाथों में छोड़ दो?
मैं बिल्कुल आपके साथ और जो हूं। लोग ये कहते हैं कि लब्बैक या रसूल अल्लाह तो ईदगाह और हसीनुद्दीन शाह और दारुल उलूम से और आरिफ शाह कादरी से नारे लगते थे। मैं ये तो कल आए हैं जनाब, और इनका कुल कुल जो है, मैं तो ऐसे जत्थों को शेख साहब, कुल हिस्सा जो है, मैं तो ऐसे जत्थों को मजहबी जमात नहीं कहता। मैं तीन पहले और चौथा जत्था ये ला रहे थे। बिल्कुल, मैं तो ऐसे जत्थों को मजहबी जमात भी नहीं कहता, मैं तो इंतहा पसंद तंजीमें कहता हूँ। लेकिन ये बताएं, जब नवंबर में आपको ये सब नहीं पता था कि जो आप खुद कहते हैं कि सिवाय फितने के और कुछ नहीं फैलाते, तब आपको नहीं पता था कि जब नवंबर में इनके साथ एग्रीमेंट किया कादरी साहब ने और आप लोगों ने, तब आप लोगों ने नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर का भी मैं आपको क्लिप सुना देता हूँ, बल्कि एक क्लिप सुन लीजिए। बिल्कुल ठीक है, मेरी बात सुन लें आप। के साथ TLP के साथ बात कर रही है और हमने ये फैसला किया, मुआहदा हो गया है कि जो इन्होंने अपनी डेट दी हुई थी फरवरी की, ये चली गई 20 अप्रैल के ऊपर, और 20 अप्रैल के बाद मुआहदे के तहत हम पार्लियामेंट के अंदर ये जो इनकी डिमांड्स हैं वो रखते। ये किसने अथॉरिटी दी थी किसी भी वजीर को कि आप जाके वहाँ प्रॉमिस करके आए कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर भेज देंगे? उसको ना पार्लियामेंट में लाया गया, वो तो पार्लियामेंट में आज भी नहीं आया। इतना बड़ा फैसला हो गया आज भी। जी, खुद वजीर आजम कह रहे हैं, बड़े इत्मीनान से बता रहे हैं, उनसे बात ही हो रही, हमने उनसे टाइम लिया। ये ठीक है जो भी था, लेकिन अगर एक जत्था आके बैठता है और आप उसको लेजिटिमाइज करते हैं, आप उसको बड़ा उसको एक हकीकत मान के एक लीगल उसको स्टेटस देते हैं, तो फिर शुरू तो आपने कर दिया ना इस काम को, शायद तो आपने खुद दे दी उस मसले को। मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लें। हमने ये चौथा महीना मेरा लग गया इस वजारत को, भरपूर कोशिश की कि असम्बली में वो मसवदा ले आएँ जो सब के लिए काबिल कबूल हो, लेकिन वो इसके लिए कबूल नहीं थे। किसी ने उनसे ये कमिटमेंट नहीं की हुई कि ये असम्बली से बाहर पास होगा, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसलिए की कि जब मैंने उनसे जाके कहा जी कि असम्बली के अंदर ऐसा मसवदा ले आएंगे जो सब पार्टियों के लिए काबिल कबूल होगा, लेकिन उन्होंने झंडी करा दी। उन्होंने कहा जी अपना मसला ही कोई नहीं, आप तो हमारा एक नकाती एजेंडा है, हमारा तो कोई और एजेंडा नहीं है कि हम नहीं जानते कि देखें ना, असम्बली में जाता, फिर कमेटी में जाता, फिर कमेटी उसमें अमेंडमेंट्स करती, को कमेटी उसको देखती, उसके लिए वो लोग तैयार नहीं थे। और जो फिर इतलात थी एजेंसियों से कि वो भरपूर तैयारी में थे कि 20 तारीख रात 12 बजे निकलना है और सारे मुल्क को उन्होंने स्क्वीज़ कर देना, जैम कर देना। और किसको शौक़ है जी कि किसी पार्टी को वैसे ही बैठे बैठाए कोई सारे जब केसेस हुए, जब सारी इन्वेस्टिगेशनें हुई, फिर हमने कल 7 से उसकी जेल में तामील करवाई है, क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर जिस पार्टी को कालादम करार दिया जाए। आज बहुत सारे हमारे दोस्त कह रहे हैं जी कि फिर उसको क्यों भेजा। भाई कानून ये कह रहा है कि एक पार्टी को आप कालादम करार दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस देना है और 30 दिन के अंदर अंदर उसने हमें रिप्लाई करना है। उसके पास 30 दिन है कि वो हमें जवाब देगा इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि जनाब ये यहाँ हमने जो FIR दर्ज किए हैं, जो यहाँ हमने आपकी क्लिप लगाए हैं, जो जहाँ हमने सोशल मीडिया के बारे में आपको लिखा है, ये अपनी डिफेंड करने का 30 दिन के अंदर उसको मौका देंगे। शेख साहब उनके भी ऊपर भी पर्चा हो रहा है। हम तो वो बात अब्दुल्ला गुल पे भी, हमीद गुल के बेटे पे भी, जो उन्होंने अपनी वीडियो चलाई थी, अपलोड की थी, कहा था बिल्कुल मैं भी पूरे नौजवान आ जाएंगे, हम तबाही फेर देंगे, उन पे भी कार्रवाई हो रही है। मुझे नहीं पता इसका, उस केस का आपको नहीं पता? मुझे अच्छा, नहीं पता। आपने कहा कि मैं कभी 7 से नहीं मिला। ये 13 अप्रैल को BBC न्यूज़, BBC उर्दू ने कहा है, क्लेम किया है कि जी आप वज़ीर दाखिला साद रिजवी से खसूसी मुलाकात के लिए खसूसी तौर पर लाहौर गए, जहाँ पर उन्होंने इंतज़ामिया और इंटेलिजेंस के हमरा साद रिजवी से एक बार फिर मुलाकात करके मोहलत में इजाफा हासिल करते हुए 20 अप्रैल तक का वक्त लिया और यकीन दिलाया कि हम पार्लियामेंट में देंगे। तो ये BBC की खबर टोटली गलत है। मालिक साहब आप भाइयों की जगह हैं, आप मेरे मुखालिफ हो सकते हैं, मेरा आपसे इख्तलाफ हो सकता है, आप एक बड़े एंकर हैं। ये CNN BBC ने कल भी जो कहा है, ये बिल्कुल जो है वो दूसरी जो एजेंसियाँ हैं गैर मुल्की, मैं तो किसी को इसीलिए इंटरव्यू नहीं दिया मैं आपके सामने रोज़े में एज ए रोज़ेदार की हैसियत से, एज ए इंटीरियर मिनिस्टर नहीं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ कि मैं कभी खादम रिजवी साहब को भी कभी नहीं मिला और साद रिजवी को भी कभी नहीं मिला,
और उसके भाई को भी कभी नहीं मिला। ये जो कुछ मेरे बारे में आ रहा है, मैं खुदा को गवाह, बाकी अगर कोई नहीं मानता तो ना माने, नहीं, मुझे इसकी क्यों ना माने? जब आप जो मैंने करना था, जो मेरे पास इख्तियार था, वो मैंने कर दी। अच्छा, अगर कौम को मेरी बात पे एतबार है और ये जो बीबीसी और दूसरे लोग दिखते हैं कि मैं उनको, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। शेख साहब एक बात बताएं, उनकी मजलिस शुरा से मैं मीटिंग यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आके मैंने पूछना है शेख साहब से कि ये बताएं कि जो ये मजहबी ग्रोह हैं, जमातें हैं, इनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज और जो इनकी एबिलिटीज़ हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशंस कौन करेगा? क्या हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं? कहाँ से सारे पैसे आते हैं, करोड़ों रुपए एजुटेशन करने के लिए, निज़ाम चलाने के लिए? हमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई टैक्स वालों को नहीं पता, टैक्स कोई नहीं दे रहा, ज़राए आमदन का नहीं पता। ये तमाम चीज़ें होंगी इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। एक तो इस ग्रुप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इन्होंने कोई 22 लाख वोट लिया, तीसरी बड़ी जमात थी पंजाब में, सिंध के अंदर गिनती प्रोविंशियल असेंबली की सीटें हैं। आपके ख्याल में क्या बैन लगने से फिर ये खुद ही एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि सबसे बड़ी हम देखते हैं कि यहाँ उस मुल्क में बैन लग जाता है, पार्टियाँ, सब कुछ हो जाता है, वो किसी नए नाम से आ जाती हैं। और दूसरा असल चीज़ है इनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि इनके जो ज़राए हैं आमदन लीडरान के, इन ऑर्गेनाइजेशंस के, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसकी डिटेल्स नहीं निकलती। तो क्या आप इस पे भी काम अब करेंगे कि इनके वसाइल क्या हैं, आमदनी कहाँ से आ रही है? ये हड़तालें करवाना, ये पूरा मोबिलाइजेशन, ये करोड़ों के खर्चे होते हैं, ये किस तरह, तो इस पे क्या होगा और कैसे रोकेंगे किसी और नाम से? बात तो मालिक साहब आप ठीक कर रहे हैं। हम एक दूसरा कानून होता है अबेंडमेंट का, इसके बाद वो लेके आएंगे जिसमें ये मेंबर भी नहीं रह सकेंगे। अगर हुकूमत ने, देखें फैसला प्राइम मिनिस्टर का है। कल आप मुझे मालिक साहब ये कहें, आपने कहा था तो अबेंडमेंट का आप कानून नहीं लेके आए, 11B को आप नहीं लाए, फिर इनके मेंबर भी नहीं होंगे, फिर ये इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे, फिर ये लोग जो उसमें नॉमिनेट होंगे दूसरी पार्टियों में भी जाके दूसरे नामों से भी नहीं लड़ सकेंगे। ये सेकंड फेज़ है। पहली फेज़ में अभी 1 महीना और 3 दिन लगेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर हमने उनको नोटिस दे दिया, 1 महीना उनके पास है जवाब देने का। बाकी ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो लोग फंडिंग करते हैं, कुछ लोगों को कहा गया और कुछ लोगों पे पर्चे भी दिए गए हैं। इस मुल्क में फोर्सेस, जब एक फ़ोर्स बन जाती है, सियासी क़ुव्वत किसी की हासिल हो सकती है, लोग उसे, सियासी पार्टियों को भी, कई ऐसी लोग हैं जो दोनों तीनों पार्टियों को चंदा देते हैं ताकि उनकी एक सेर है और वो वक्त आने पर उनको काम में ला सकें। लेकिन तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लिस्टें बना रहे हैं कि 67 लोग ऐसी इंतहा पसंद तंजीमों को जो लोग फंडिंग कर रहे हैं, कि आप उसको इन्वेस्टिगेट अब आप कर रहे हैं? जी 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 कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये बड़े लोग हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। उनके लिए चंदा देना एक, मेरा मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है। सो कुछ लोगों को हम इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं साहब, मुसलमान मुल्क है, 99.9% से भी ज़्यादा हम लोग मुसलमान ही हैं। यहाँ पे हर वक्त ये ख़त्म नबूवत का क्यों इशू रहता है? मैं आपका पोस्टर भी देख रहा था, अभी स्क्रीन पे हम पोस्टर चला रहे हैं। तमाम बहुत पॉलिटिशियंस अपने आप को, आपने भी लिखा मुजाहिद ख़त्म नबूवत, कोई दूसरे पॉलिटिशियंस हैं उनके भी पोस्टर्स अभी हम दिखा रहे हैं, वो भी चला रहे हैं, कोई ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज़ है, कोई ये है। क्यों ख़तरे में है ख़त्म नबूवत? हमारी औलादें, हम सब कुछ, हमारा जान माल कुर्बान है रसूल पाक की नामूस पे। यहाँ पे अगर पॉलिटिशियंस भी करेंगे तो फिर क्यों मजहबी जत्थे नहीं बनेंगे? नामूस रसालत इशू बनता क्यों है पाकिस्तान में? देखें, बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मुझे किसी नून लीग की पार्टी का इतना इशू नहीं है, पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है। रिलीजियस फोर्सेस जो हैं मोस्टली कोई 40-50 पहले बैन हुई हैं। इस मुल्क में इंटीरियर मिनिस्ट्री के इम्तहान के दिन कब होते हैं? जब मुहर्रम उल हराम का महीना हो, कि लॉ एंड आर्डर के मसला ठीक रहे, ईद मिलादुन नबी का मसला हो ठीक रहे। फिर इसमें अल्लाह आपका भला करे कि अब मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं
कि हमारी मिनिस्ट्री में एक पूरा सेल इसी काम पे होता है, और हालांकि इसकी ज़रूरत कोई नहीं है। मुझे अपना फ़िरका छोड़ना नहीं है, किसी के फ़िरके को छेड़ना नहीं है, आधा हमारा सेक्शन ही ख़त्म हो जाए। अगर हम मुसलमान ये अहद कर लें कि अपना फ़िरका हम छोड़ेंगे नहीं, किसी के फ़िरके को छेड़ेंगे नहीं, एक नुकात का, एक लाइन का ये फ़िक्रा अगर मुसलमान अहद कर ले कि भाई किसी का अपना फ़िरका है, मेरा अपना फ़िरका है। नहीं शेख साहब, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं क्योंकि बड़ा सीरियस मामला है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे 40% से ज़्यादा लोग करीबन सतह गुर्बत से नीचे हैं, जो तालीम है बिल्कुल ना होने के बराबर है, लिटरेसी 60-70% लोग इलिटरेट लोग हैं। यहाँ पे अल्लाह रसूल का नाम लेके आप लोगों को जान मरवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे में जब पॉलिटिशियंस भी ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो फिर जत्थे क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या इस चीज़ पे बैन? फिर आप जैसे एंकरों को मालिक साहब बाहर निकलना चाहिए, फिर आप जैसे एंकरों की ये जिम्मेदारी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, मिस्टर मालिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? आप प्रोग्राम कर रहे हैं इस पे, मिस्टर मालिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि उसको आप उसको कहें हम इसको नहीं घास डालते, ऐसी सोच को हम इसको देखें। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? अगर एक मजहबी फिरके की गाड़ी का व्हील कप चोरी हो जाता है तो गाड़ी किसी का भी व्हील कप चोरी हो सकता है, लेकिन उसके नाम से खबर जाना कि जनाब तो शेख साहब मुझे बताएं, आपको क्या आप अपना पोस्टर मुजाहिद खत्म नबूवत पोस्टर अपना आप क्यों बनाते हैं? आप क्यों अपने आप के इलेक्शन कैंपेन में? मैं नहीं कभी ऐसी सियासत, मैं कभी ऐसी, मेरे बारे में लोगों को पता है कि मेरी मजहबी सोच क्या है। मैं तमाम उलमा किराम का तमाम ये जो कुछ वाक़या हुआ, कोई मेरा मतलब है खुश दिली से नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ गई। हम अल्लाह और रसूल के बाद इस मुल्क से भी वफ़ादार हैं, हमारी वफ़ादारी अल्लाह और रसूल के बाद इस मुल्क से भी है। और इस मुल्क की वफ़ादारी में जब हम ये देखते हैं कि बाज़ लोग इस मुल्क की इश्ताल अंगेज़ी में और इस मुल्क के मामलात में मुल्क को उस जगह ले जाते हैं जब लोगों की एम्बुलेंसेस रुक जाएं, जब ऑक्सीजन, आपको अब मैं ये कहना नहीं चाहता, मैंने एक अखबार में ख़बर पढ़ी है कि बाज़ लोग जो ज़्यादा मरे हैं उस दिन ऑक्सीजन से, उसकी एक वजह ये भी है कि एक आधी जगह पे मैं ऑक्सीजन सही टाइम पे नहीं पहुंच सकी और ऑक्सीजन के ट्रक से लोगों को, डॉक्टरों को उतार के मारा गया गुजरांवाला में। इस तरह तो नहीं मुल्क चलते। अच्छा ये बताएं, नमाज पढ़ने गया कल जुमे की एक आदमी, ठहरें कल जुमे की नमाज पढ़ने गया कराची में, सारे लोग उसको पढ़ गए, सारे लोग उसको पढ़ गए कि वो यूनिफॉर्म पुलिस में नमाज पढ़ने गया है। यार हम मुसलमान हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? इस तरह तो नहीं मुल्क। मैं इसलिए आपसे पूछूं, ना ये इस्लाम की खिदमत है ना ये पाकिस्तान की खिदमत। दिल दुखता है कि एक तरफ हम इतने मुसलमान बने होते हैं कि हम लोगों को सड़कों पे मार देते हैं मज़हब के नाम पे, और फिर रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा चोर बाजारी, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन लोगों की सब इसी मुल्क में होता है। तो पता नहीं ये कौन सा ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपने पुलिस वाले की बात की, मुझे बताएं जो वो 2 लड़के शहीद हुए कांस्टेबल्स, उनका क्या बन रहा है? क्या उनके पर्चे किस पे हो रहे हैं? 4 शहीद हुए। क्या हो रही? 4 बल्कि बाद, तो उनका क्या कर रहे हैं उनकी फैमिली? देखिए मैं आज शहर में गया हूँ, शहर में मैं गया हूँ, आप यकीन करें शहर वाले हफ्ते में 2 दिन लाल हवेली दिन के वक्त आम लोगों से मिलता हूँ, जो लोग थे वो आके कह रहे थे टाइम ते बताओ ना, रमज़ान में अगर कोरोना जड़ा है, कोरोना ते पता नहीं बीमारी है भी है कि नहीं है, सारी तुसी फैलाई है टीवी ते जा जाके ते 8 तो 12। हालांकि मैं पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कह चुका था कि रोज़े के बाद अफ्तारी, क्योंकि एक ही महीना होता है इनके लिए, को 8 से 12 थोड़ी सी गुंजाइश। असद उमर भी मौजूद था, उसने कहा 8, 10, 15 दिन अगर कोरोना कम हो जाए तो हम इस पे गौर करेंगे। मैं कैबिनेट में लेके गया कि शाम 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे लोगों का कारोबार भी चलना चाहिए। और असद उमर ने कहा कि 1 हफ्ता गुजरने दें, बीमारी देखेंगे, क्योंकि आप देखें इंडिया में 2,38,000, अभी मैं देख कर नीचे उतर हम परेशान हो गए हूँ, 2,38,000 का मतलब ये है कि वो 3 लाख होंगे, क्योंकि सारे लोग इंडिया में तो नहीं जाते, बेचारे गरीब लोग अपनी टेस्ट कराने के लिए। एक दिन में 24 घंटों में जो आए हैं हॉस्पिटल, जो टेस्ट हुए हैं, उसमें 2,38,000 इंडिया में कोविड के मरीज पाए गए हैं, और जो वैक्सीन जो बाहर भेज रहा था उसको इंपोर्ट करनी पड़ रही है।
और इस कोविड-19 की मरीज़ में मेरा ख्याल है 2,38,000 तो उन्होंने ऑफिशियल किया है, ये 3 लाख से कम नहीं है, क्योंकि ये महाराष्ट्र वगैरह में तो चलो हो जाता है। सवाल की तरफ वापस आ जाऊं शेख साहब, बात दूसरी चली गई है। जो 4 शहीद हुए पुलिस ऑफिसर्स, उनके पर्चे किस पे कट रहे हैं, मर्डर चार्जेस, और उनकी फैमिलीज के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? उनके लिए शहीद पैकेज तो होता ही है। प्राइम मिनिस्टर ने कल ऐलान किया कि स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, और पुलिस की तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए जी इस बजट में। मैंने तो इस कैबिनेट में भी कहा है कि बेचारे सारी उनके कत्ल का पर्चा किस पे हो रहा है? हमारी मैं ये लाहौर वालों को पता होगा FIR का मेन, मुझे सूबे को किन लोगों पे पर्चा हुआ है, और जो ज़ख्मी हुए हैं 580 लोग, उनका पर्चा किस पे हुआ है, ये एग्जैक्ट मैं इंशाल्लाह कल परसों लाहौर में ये सारे डेटा के साथ प्रेस। अच्छा, बड़ी बातें होगी, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। वो शेख साहब बड़े बयान दागते थे कि मेरी वजारत बस मेरी है, लेकिन हमें तो लगता है कि इनकी वजारत में भी शायद 2 वजीर हैं। देखते हैं ये कि ये भी हैं कि या शहजाद भी हैं, पूछेंगे जब शेख साहब से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। अच्छा, आपने 2-3 चीज़ों पे कहा कि उसका पता उसको होगा। प्रोग्राम से पहले मैं सनाउल्लाह की बात कर रहा, आपने कहा यार वो भी प्रोविंशियल मैटर है, उसको भी छोड़ें। आप जब वज़ीर बने थे तो आपने बड़े बुलंद दावे किए थे, लेकिन अब साथ ही सिचुएशन क्या है, ज़रा इसको भी सुन लें। किसी को इख्तियारात ट्रांसफर नहीं करता, लेने पड़ते हैं। दिस इज द डिफरेंस। मैंने कहा ना मैं SSS लीडर हूँ। 3S, शॉर्ट, स्वीट एंड स्मार्ट। जो मेरा महकमा है, जब तक इमरान खान और अल्लाह का हुक्म और इमरान खान का फैसला, वो मेरा ही महकमा है। जब शेख रशीद वजीर दाखिला होगा, नैब भी होगी, दाखिला भी होगा, सारे अदारे होंगे और FIA भी होगी, और मैं पूरा वजीर हूँगा इंशाल्लाह। ये बड़ा हसास मसला है। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि इस चीनी के केस को ना मैं देख रहा हूँ, मैंने अंदर भी ये मालूमात भी मुझे आपको नहीं देनी चाहिए थी, इनसे पूछी जरूर है मैंने। शहजाद अकबर जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं, वही देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को, और वही देख रहे हैं चीनी को, और वही देखेंगे आगे। शहजाद अकबर इन्वेस्टिगेशन को देख रहा है, उसके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है, मुझे डॉक्यूमेंटेशन। पहले आपने कहा मैं वजीर हूंगा तो बस मैं ही हूंगा, ना मैं किसी की वजारत में बोलता। देखिए, मैं FIA का वजीर हूं, तो फिर FIA आप कंट्रोल में मालिक साहब, एक तो आप सवाल मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। देखें, मैं जब तक इमरान खान है उसके साथ खड़ा हूं, और जब तक वो यहाँ कहे मैं यहाँ वजीर हूँ, यहाँ एहतसाब का एक एडवाइज़र है, टोटल एडवाइजरी, और उसका एक्सपीरियंस भी है, वो इस काम को देख रहा है। मैं अगर ये 2 साल से देख रहा है, मैं अभी 3 महीने मुझे हुए हैं, मैं जाके टांग अड़ाऊंगा अपना भी काम। मैंने कल जो है सारे FIA में जो 8-8, 7-7 साल से लोग बैठे हैं, उन सबको ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर किए हैं, और सेक्रेटरी साहब ने कल के दिन जो हैं वो ऑर्डर्स जारी किए हैं। मेरा काम है FIA को, इमिग्रेशन को पॉलिसी देना। एक शख्स को ड्यूटी दी गई है, उसका टोटल उसके पास इख्तियार है ये एहतसाब का और मनी लॉन्ड्रिंग का, तो उसने देखना ना, मैंने तो नहीं देखना है। वो एक शोबा है, वो एक शोबा है FIA का जिसको हेड कर रहा है शहजाद अकबर, और वही हेड करेगा। और मैं क्योंकि वो 2 साल से हेड कर रहा है, 3 साल से हेड कर रहा है, सो मैं खुश हूँ। तो कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी FIA किसी केस में किस तरह का काम कर रही है, तो फिर आप उनकी कारकर्दगी कैसे एवेल्यूएट करेंगे? कल को आप कैसे फैसला करेंगे कौन सा अफसर अच्छा है, कौन सा बुरा है? अगर आपने खुद कहा कि मैं तो स्ट्रक्चर ठीक कर रहा हूँ, जब आपको यही नहीं पता कि अफसरान की इन्वेस्टिगेशन मुझे तो ठीक और गलत, मालिक साहब, अच्छा और बुरा देखने की तो जरूरत नहीं है। 12-12 साल से बाहर बैठे हैं लोग, 12-12 साल से बाहर बैठे हैं, उन सबको इसी महीने में देखें ना, 1.5 साल से फाइल इन्होंने रोकी रखती है। कल फॉरेन ऑफिस से कोई बंदा पैदे वाली पोस्ट छोड़ना नहीं चाहता था, सो एक यूनानिमस पॉलिसी दी गई है कि कोई बंदा इतने अरसे से ज़्यादा यहाँ नहीं ठहर सकता। जितने लोग बाहर से ओवर ईयर्स ठहरे हुए हैं, उन सबको वापस ला रहे हैं, और इंटरव्यू हुए सिलेक्ट किए हुए अफसरों को 1.5-2 साल से फाइल नहीं चली थी,
और ये 2-3 महीनों में ये सारी फाइलें निकाली हैं। बाकी मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं कि ये नहीं कि वो मेरे काम में मुदाखलत कर रहा है, ना मैं उसके काम में मुदाखलत कर रहा हूं, ना वो मेरे काम में कर रहा है। FIA को मैं देख रहा हूं बहुत सारी, इमिग्रेशन को देख रहा हूं। बाकी जो उसका एहतसाब का एक्सपीरियंस है और 3 साल से वो उसको देख रहा है, उसको वही देखेगा। मैं खुश हूं। मैं नहीं चाहता कि आपको इंटरफेयर करें, जरूरत भी नहीं है, लेकिन क्या नहीं, आपने सवाल इसलिए किया ना हमें लड़वाने के लिए आपस में। नहीं, मैं तानू नहीं लड़ा सकता मालिक साहब, मैं समझता हूं, मैं आपको अंदर से समझता हूं। आपने कहा कि शायद मैं कहूंगा, मैं तो कह रहा हूं कि वो 3 साल से कर रहा है, वही करेगा और मैं खुश हूं इसमें। लेकिन क्या आपसे कोई पर्दादारी है, कोई पाबंदी है कि शेख रशीद को ना पता लगे कि FIA क्या कर रही है? कोई ऐसा भी कोई डायरेक्शन है? नहीं, मैंने देखें सर, ये केसेस अब के नहीं चल रहे, ये बहुत सारे केसेस नवाज शरीफ के आसिफ जरदारी के दौर में चले, आसिफ जरदारी के नवाज शरीफ के दौर में चले। देखें, एक आदमी इंचार्ज है, अब मुझे वो इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं आ रहा, एहतसाब को, अकाउंटेबिलिटी, ही इज एडवाइजर फॉर अकाउंटेबिलिटी। एडवाइस मेरे मुंह में नहीं आ रहा था, मैं तो रोज़ों में प्रोग्राम ही नहीं करना चाहता। मालिक साहब आपका हुक्म आया तो मैं ना नहीं कर सका, वरना मैं कह रहा था कि रोज़ों में प्रोग्राम ना किए जाए, नहीं होते। अल्लाह जानता है कि प्रोग्राम नहीं होता अंदर से। कोरोना के बाद तो वैसे ही बंदा कमज़ोर होता है, लेकिन रोज़ों में प्रोग्राम नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी को वो कर रहा है 3 साल से, तो मुझे 3 महीने हुए हैं, मैं उसका अच्छा काम भी ख़राब कर दूं, मेरा दिमाग ख़राब है। आई एम हैप्पी। आपका सवाल जो है वो ऐसी शरारती सवाल है। चले, मैं इसी शरारती सवाल में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, आपने बातें सुनी, सब कुछ है, लेकिन 2-3 सीरियस इश्यूज़ हैं। बैन करने से जत्थों को या ग्रुप्स को कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट को चाहिए, अगर बैन कर रहा है तो फिर पूरी इन्वेस्टिगेशंस भी करें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कौन लोग पैसे कहाँ से लेते हैं, कौन देता है, कौन नहीं देता, ये तमाम चीज़ें होंगी। और इसके अलावा हमारे तमाम पॉलिटिशियंस को भी मज़हब को अपनी पॉलिटिक्स से अलग करना होगा, प्रोपेगेंडे की हद तक। ये आपका दीन, ईमान, ये हमारे जुज़ है, हमारी ज़ात का हिस्सा है। लेकिन जब आप सियासत करते हैं तो फिर आप दूसरे जत्थों को भी नहीं रोक पाते कि वो किस तरह इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत है, हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत है, हमारे मुल्क में जहालत बहुत है। ये तमाम चीज़ें हैं जो फर्टाइल ग्राउंड हैं, किसी के ऊपर भी आप आराम से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मज़हब के नाम पर, ये माशरती तकसीम के नाम पर। इसलिए यहाँ पर बड़े ध्यान से करना होगा। और अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है, एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना हो, 99.9% मुसलमान लोग हों, वहाँ तौबा नौज़ुबिल्लाह कोई सोच भी नहीं सकता रसूल की हुर्मत के बारे में कि कोई गुस्ताखी करे। क्यों हम इस चीज़ को बार बार एक्सप्लॉइट करते हैं? इस सिलसिले को रुकना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।